गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर चुके थे SN1 रिएक्शन को। तो इस क्लास में अपन SN2 को स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट SN2 रिएक्शन, फर्स्ट वी रिवाइज SN1 रिएक्शन। तो व्हाट इज द SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। फर्स्ट स्टेप हमने कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किया था, सेकेंड स्टेप हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया था। तो 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन वो कंप्लीट हुई है। क्लियर? फिर हमने उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखा था तो कि फर्स्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे। मतलब RDS स्टेप उसका वही रहेगा। कौन सा? फर्स्ट स्टेप वाला स्लो स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 एक टाइप की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की जो पावर है वो कितनी आ रही है? केवल सिंगल आ रही है। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन की पावर कितनी हुई? सिंगल। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। सेकेंड वन, उसकी मॉलिक्युलरिटी जी वो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर थी। मॉलिक्युलरिटी कितनी थी? सिंगल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बोकेटाइन जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने पर RDS स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, टर्सरी एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा था। ये हम SN1 रिएक्शन में सब कुछ देख चुके हैं। आप पूरी डिटेल वहाँ पर SN1 में देख सकते हैं। क्लियर? फिर हमने उसका रैसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन किया था कि रैसिमिक मिक्सचर किस टाइप से फॉर्मेशन होता है। रैसिमिक मिक्सचर की बात करें तो रैसिमिक में क्या होते हैं? 50% डी फॉर्म का, 50% एल फॉर्म का, दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मिक्सचर फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका रैसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। तो वो SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा था या कंप्लीट हो रहा था। फिर हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था उसका? 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्शन दे रहा था, 2 डिग्री उसके बाद, 1 डिग्री उसके बाद, और मैथिल हैलाइड जो है वो सबसे कम वेस में रिएक्शन वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। रीज़न? क्योंकि 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में जो होता है वो मैथिल हैलाइड होता है। ये हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो उसको आपको माइंड में रखते हुए SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उस कंडीशन में पहले आपको SN1 एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद फिर SN2 को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्लियर? तो अब इस क्लास में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी SN2 रिएक्शन। अब SN2 क्या है? SN2 में 2 का मीन्स वाई मॉलिक्यूलर। वाई मॉलिक्यूलर मीन्स यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल का मीन जानते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और सब्स्टिट्यूट मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस किसी कंपाउंड को या एलिमेंट को वहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा, और जो रिएक्शन कंप्लीट होगी दैट रिएक्शन कॉल बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देख लेते हैं एक बार। कोई न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किस पर? एल्किल हैलाइड पर। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। मैथिल हैलाइड मैंने लिया है, सबसे छोटा ग्रुप लिया है। तो इसके पीछे से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिहाइंड साइड से अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा इस रिएक्शन में। रीज़न? क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम प्रेजेंट है। हैलोजन एटम न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन एटम पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। जब हैलोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो हैलोजन एटम इसको आने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? पीछे वाली रिएक्शन होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक नहीं करेगा। ये बी के बेचारे हाइड्रोजन है केवल, इसीलिए यहाँ पर एक अटैक कर सकता है। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इसकी। अब बात आती है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OH बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कार्बन के साथ, और H बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज कर रहा है Cl के साथ। क्लियर? OH तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और Cl बॉन्ड रिलीज कर रहा है, मतलब अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। इस स्टेज का नाम रखते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट।
इस स्टेज का नाम क्या रखते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पीछे से कार्बन पे और ये एक स्टेट फॉर्मेशन की है, इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब आगे रिएक्शन जो है वो स्पीडली होगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है, ये यहाँ पर स्लो स्टेप है। अब ट्रांजिशन स्टेट की जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो होगा OH, हाइड्रोजन इस साइड रिप्रेजेंट होंगे और Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। मीन्स OH ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है और Cl अपना बॉन्ड ब्रेकेशन करके बाहर रिलीज हो गया। तो इस टाइप से जो कंपाउंड बना है वो अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन के बेस पे बना है। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो उनको एक बार इंक्लूड कर लेते हैं। एक बार ब्रीफ नोटिस आप देख लो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लो कि OH अटैक करा इस साइड से, कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, कंपाउंड फॉर्मेशन हो करके यहाँ पर इस टाइप से ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और ये जो बना है ये एक कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट बन गया और Cl माइनस यहाँ से रिलीज हो गया। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म की या इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे हमने SN1 को डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में लें तो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है ये, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन मीन्स ये रिएक्शन केवल एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, दो स्टेप इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं भी कोई दो स्टेप नहीं, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई, वन स्टेप रिएक्शन हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? आपके Rx की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। Rx की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में यहाँ पर एक तो एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है और एक OH पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप की मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स के बेस पे। तो काइनेटिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एल्किल हैलाइड एंड OH, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के Rx की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। क्लियर? Rx की कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसका RDS स्टेप यही रहेगा, स्लो स्टेप ही इसका RDS स्टेप है। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो रहा है। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर रिएक्शन ऑर्डर क्या रहेगा? रिएक्शन ऑर्डर रहेगा देखो दो। कैसे? हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना एक प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती है, उसको अपन प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको रेट इक्वेशन फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो रेट इक्वेशन की अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी पावर, तो एक पावर इसकी एज्यूम करेंगे, एक पावर इसकी एज्यूम करेंगे, दोनों की एक एक पावर यूज़ करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी 2 ही है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा है और एल्किल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्लो स्टेप में अपन देख सकते हैं कि दोनों पार्टिसिपेट, तो मॉलिक्यूलर कितने हो गए? 2 यूज हो गए। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसको अपन कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या रहेगा? रिएक्टिविटी
ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा वो मेथिल हैलाइड रिएक्शन करेगा, उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, और सबसे लास्ट में जो रिएक्शन करेगा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा या 3rd डिग्री कार्बोकैटायन रिएक्शन करेगा। रीज़न क्या है, ध्यान से देखें। एल्किल हैलाइड में यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होंगे ना वो जल्दी रिएक्शन देगा। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे 3rd डिग्री के पास जितने ज़्यादा कार्बन होते हैं उतनी रिएक्शन कम हो जाती है, SN2 रिएक्शन। रीज़न क्या है, ध्यान से सुनना। देखो मेथिल था ना इसके पास, CH3 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 CH3, मतलब H के कार्बन के पास H है H है H है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन इजी वे में हो रही है। लेकिन इन दैट केस 3rd डिग्री यूज़ करता मैं, तो मैं यहाँ CH3 लिखता, यहाँ CH3 लिखता, यहाँ CH3 लिखता, दोनों तरफ क्या लिखता, तीनों तरफ क्या लिखता, CH3। तो CH3 की कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इजी वे में अटैक नहीं कर पाएगा। अभी तो ये इजी वे में अटैक कर रहा है क्योंकि केवल HH प्रेजेंट है और थोड़े लाइट ग्रुप एलिमेंट है ये, ठीक है ना। लेकिन आप एज्यूम करो यहाँ पे CH3 होते, ये अपने एज्यूम कर लिया, तो CH3 के साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी तो इंक्रीज हो गए ना, 9 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। उसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इजी वे में अटैक नहीं कर रहा क्योंकि स्पेस ही नहीं है, सारा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया गया है किसके द्वारा, इन मेथिल ग्रुप के द्वारा। तो स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस आ जाएगी, आने वाले को जगह ही नहीं मिलेगी कि अटैक कर पाएगा कार्बन पे। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए सबसे जल्दी जो रिएक्शन देता है वो कौन देता है, मेथिल हैलाइड या मेथिल क्लोराइड देता है, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस के कारण। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी मेथिल हैलाइड के अकॉर्डिंग होगी, टर्सरी अपन को यूज़ नहीं करना है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके अंदर किसी भी टाइप के पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पोलर एप्रोटिक, पोलर अनप्रोटिक या एप्रोटिक, अनप्रोटिक लिख देते हैं, अनप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, अनप्रोटिक सॉल्वेंट। अनप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हुआ, जैसे आपका डाइमेथिल सल्फोक्साइड हुआ, ये अनप्रोटिक सॉल्वेंट है। अनप्रोटिक मतलब पोलर अनप्रोटिक सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर? इनके पास H प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस कंडीशन में इन सॉल्वेंट का अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शंस होगी यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। क्या फॉर्मेशन होता है? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, जबकि उसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन की बात करें तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में आप एक चीज देख रहे हो कि इस रिएक्शन में जब ये OH इस साइड से अटैक करता है, OH क्या कर रहा है? इस साइड से अटैक, जब इस साइड से अटैक करता है तो यहां पर इसके हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज कर रहा है। प्रोडक्ट साइड जाके देखो, अब आप यहां पर हाइड्रोजन इस साइड है लेकिन उस साइड जाके क्या हो गए? हाइड्रोजन चेंज हो गए आपके, मतलब हाइड्रोजन कुछ वहाँ 3 ऐसे थे लेकिन इधर जाके क्या हो गए? U हो गए। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम रखा गया था बाल्डन इन्वर्जन। क्या रखा गया था? बाल्डन इन्वर्जन। बाल्डन साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था, इसलिए उसी के बेस पे रख दिया बाल्डन इन्वर्जन। इट्स कॉल्ड बाल्डन इन्वर्जन व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द मेथिल हैलाइड on the behind side, then hydrogen position completely change. That inversion call is Baldwin inversion. In that case ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म बनेगा, ये L फॉर्म है तो ये D फॉर्म बनेगा। क्लियर?
तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह ये ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये रिएक्शन SN1 और SN2 इस टाइप से कंप्लीट होती है। जब SN1 SN2 रिएक्शन इस टाइप की कंप्लीट होगी, उन रिएक्शनों को अपन इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देख लो एक बार, फिर से मैं एक बार आपको ब्रीफ रिवाइजेशन करा देता हूँ जिससे आपको ये डाउट सारे क्लियर कर दे। SN1 को जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे अपन SN2 को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और क्वेश्चन आप खुद बनाना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहले दोनों को अच्छे से स्टडी करें आप, SN1 रिएक्शन को और फिर उसके बाद SN2 रिएक्शन को, फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसके डिफरेंस क्रिएट करते जाएं कि क्या डिफरेंस रहेंगे SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में। क्लियर? SN1 रिएक्शन में क्या डिफरेंस रहेंगे, SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस रहते हैं, वो आपको देखना है। तो एक बार देख लो फटाफट इनको, फिर इसको रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं इसकी। SN2 रिएक्शन जो है 1 स्टेप में कंप्लीट होगी, जबकि SN1 आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट हुई है। SN2 रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर Rx और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा, वहाँ पर केवल Rx पर डिपेंड कर रहा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 है, वहाँ पर केवल 1 था। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 है, वहाँ पर केवल 1 थी। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर 3rd डिग्री सबसे कम है, वहाँ पर 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। पोलर अनप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ हो रहे थे, वहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ हो रहे थे। ट्रांजिट स्टेट यहाँ फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर ट्रांजिट स्टेट किसी टाइप की नहीं, वहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होते हैं। ये डिफरेंस ही तो है, वहाँ पर बाल्डर इन्वर्जन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था, यहाँ बाल्डर इन्वर्जन है। वहाँ रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन ये SN1 और SN2 रिएक्शन हैं आपके। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आप ध्यान रखें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को देखकर आइडेंटिफाई की जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को देखकर, जबकि मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। क्लियर? तो ये आपकी SN2 हो गई। चलिए अब SN1 और SN2 बेस पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है कि कौन सा SN1 रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं करेगा। SN1 हमने एक्सप्लेन कर ली, SN2 कर ली, और SNI अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये SN2 रिएक्शन भी आ चुकी है आपकी 2020 में। दोनों ही क्वेश्चन आए थे SN1 और SN2 के, बाइमॉलिक्यूलर और मोनोमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आप खुद ही बना लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। क्या डिफरेंस है SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में, तो आपको डिफरेंस करना है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मैं आपको गिवन दे रहा हूँ और आपको बताना है, अरेंज करना है कौन सा ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा, कौन सा SN2 रिएक्शन देगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। Identify the following example on the basis of SN1 reaction and SN2 reaction। देखो क्या ऑर्डर रहेगा वो आपको बताना है। ये आपका HW हो गया आपके लिए। सेकेंड वन
थर्ड वन, फोर वन, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के बेस पे। चारों के ही एक्सप्लेनेशन देने हैं SN1 और SN2 बेस पे, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ध्यान रखना। SN1 में जो है वो SN2 में नहीं होगा, SN2 में वो SN1 में नहीं होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या ऑर्डर रहेगा और ऑर्डर के साथ साथ कौन सा मैक्सिमम अमाउंट में SN1 रिएक्शन देगा, कौन सा मिनिमम अमाउंट में SN1 रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन अपन यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ये आपकी हो गई SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार देख लें आप इसको, मतलब इसके क्वेश्चंस को देख लें आप और उनको एक्सप्लेन करें विद रीज़न। फिर स्टार्ट करते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपकी बची हुई हैं उनको एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, छोटी छोटी रिएक्शंस और बाकी हैं उनको और देख लेते हैं एक बार। तो फटाफट इनको कॉपी करें आप। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और बना लें, यहाँ पर Cl यूज़ करें, यहाँ पर Br यूज़ करें, यहाँ पर आप I यूज़ करें और यहाँ पर आप F यूज़ करें। इसको भी अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, और विद एक्सप्लेनेशन विद रीज़न भी आपको यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा क्यों SN1 रिएक्शन ज़्यादा देगा, SN2 रिएक्शन ज़्यादा देगा, ठीक है। देखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपकी चल रही थी, उन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में SN1 SN2 के बाद आपकी रिएक्शंस आती हैं, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, उनको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अपन। SN1 SN2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आ गई तो आप पढ़े नहीं, आपको पढ़नी ज़रूर है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में यूज़फुल हैं ये सारी रिएक्शंस। अब देखते जाइए एक एक से, सिंपल सी रिएक्शन है अब तो। जैसे अब स्टार्ट करते हैं अपन नंबर 1 पे KCN एंड AgCN के साथ रिएक्शन। व्हेन एल्किल हैलाइड C2H5Cl react with KCN then form C2H5CN and KCl। मीन्स यहाँ से Cl और K कंपाउंड फॉर्मेशन होके KCl फॉर्मेशन कर रहे हैं और Cn जो बचा है रिमेनिंग पार्ट में वो Cn आपका इस कार्बन से जाके बॉन्डिंग कर रहा है और क्या बना रहा है, साइनाइड बना रहा है, एथिल साइनाइड फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर। लेकिन इन दैट केस जब मैं इसकी रिएक्शन AgCN के साथ कराता हूँ, व्हेन C2H5Cl react with AgCN then form C2H5NC and AgCl।
इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसके अंदर तो KCl फॉर्मेशन का कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कार्बन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, इसके अंदर बॉन्डिंग कर रहा है कौन? नाइट्रोजन। रीज़न क्या है? रीज़न है कि KCl आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मीन्स विच कंपाउंड डिसोसिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। K+ फॉर्मेशन हो सकता है, Cn- फॉर्मेशन हो सकता है। AgCN जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है ये। जब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वे इजी वे में डिसोशिएट नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में डिसोशिएट नहीं होंगे। इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? नाइट्रोजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर, मैं इस रिएक्शन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ इस टाइप से रिएक्शन हुई है, CH2 CH2 Cl और AgCN। तो ऊपर वाली में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, नीचे वाली में कि NC कंपाउंड क्यों बना। ये जो कंपाउंड बना है ये तो है आपका एथिल साइनाइड, लेकिन ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है? एथिल आइसोसाइनाइड। ये बना है इसमें एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें हुआ क्या? इसमें क्या है? नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में तो डिसोसिएट हुआ है नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड है, इसीलिए नाइट्रोजन के लॉन पेयर ने अटैक कर दिया किस पे? कार्बन पे। जब कार्बन पे अटैक कर दिया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिली है, CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे मैं नाइट्रोजन से जोड़ूँ तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन और AgCN जुड़ता है, कुछ ऐसे जुड़ेगा, और फिर बाद में ये दोनों यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और AgCl फॉर्मेशन हो गया, और एक कंपाउंड जो बन गया वो कौन सा हो गया आपका? CH3CH2NC बन गया। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना ये है आपका सिल्वर साइनाइड जो कि आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन करेगा, और ये है आपका पोटेशियम साइनाइड जो कि केवल एथिल साइनाइड फॉर्मेशन करेगा। रीज़न है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट हुए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में, ये डिसोसिएट नहीं होते कोवेलेंट पर, इसलिए ये इस प्रकार की रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में इस टाइप की रिएक्शन आप ध्यान रखनी है आपको, ये भी ध्यान रखें आप, लिख दो फटाफट, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। लिख लिया? Cn में बॉन्डिंग जो है वो ध्यान रखना Cn से भी हो सकती है और N से भी हो सकती है, मतलब कार्बन बॉन्डिंग, यहाँ पर कार्बन भी बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है। ये एक एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो दोनों साइड से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। एक और रिएक्शन आ रही है सेम एज इट इज़, अभी उसको भी लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको एम्बीडेंडेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन है आपकी सेम एज इट इज़, कंपाउंड चेंज है बस। कंपाउंड क्या है? इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? यहां पर जो रिएक्शन हो रही है अब वो है नंबर 2, और इस बार जो रिएक्शन है वो KNO2 के साथ एंड AgNO2 के साथ है। KNO2 पहले रिएक्शन था KCN, अब है AgCN, तो KNO2 के साथ रिएक्शन है और AgNO2 के साथ रिएक्शन है। तो एक बार फिर से देखते हैं, C2H5Cl react with KNO2 then form KCl निकलेगा और ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्डिंग करेगी, ठीक है ना। मतलब कंपाउंड जो बनेगा वो KCl बनेगा और C2H5ONO बनेगा और KCl एक कंपाउंड नेक्स्ट बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इस टाइप की है, CH3CH2Cl AgNO2। अब NO से बॉन्डिंग नहीं होगी, अब होगी नाइट्रोजन से बॉन्डिंग। रीज़न वही
ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की खास बात ये होती है कि ये डिसोसिएट नहीं होते, ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसमें जो लॉन पेयर है वो अटैक करेगा किस पे? इस कार्बन पे। तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा वहाँ पर। तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो CH3 CH2 NO2 प्लस AgCl बनेगा। सेम एसिड जो लास्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट की है उसके बेस पे ही वो बनेगा, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी तब तो बोलेंगे इसको आप एथिल नाइट्राइट, इट्स कॉल एथिल नाइट्राइट। नाइट्रोजन से बॉन्ड होगी तब बोलेंगे नाइट्रो एथिल या एथिल नाइट्रो। क्या हो गया ये? एथिल नाइट्रो। इज इट क्लियर? ठीक है ना। व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद KNO2 देन फॉर्म एथिल नाइट्राइट, बट इन दैट केस व्हेन एथिल क्लोराइड रिएक्ट विद कोवेलेंट कंपाउंड AgNO2 सिल्वर नाइट्रो देन फॉर्म एथिल नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी। रीज़न ये है वो आयनिक कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, सेम फैक्टर जो वहाँ पे था। अब एक बात आती है एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं अपन, लिगेंड भी बोल सकते हो और आप इनको एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ही बोल सकते हो। व्हाट इज द एम्बीडेंटेड लिगेंड? तो CN से बॉन्डिंग में कार्बन से ही बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन से ही बॉन्डिंग हो सकती है। व्हेन साइनाइड की बॉन्डिंग कार्बन से होती है देन कॉल इज साइनाइड, एंड व्हेन साइनाइड बॉन्डिंग नाइट्रोजन then call isocyanate. So it's type of the nucleophile called ambidentate nucleophile because ये दोनों साइड से ही बॉन्डिंग कर सकते हैं। कार्बन से भी बॉन्डिंग हो रही है और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो रही है इसमें। विच लिगैंड दे अटैच टू व्हाट साइड? कार्बन से भी और नाइट्रोजन से भी। दिस टाइप ऑफ द लिगैंड कॉल एम्बीडेंटेड लिगैंड। वन मोर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक NO2 को इंक्लूड कर सकते हैं अपन। NO2 अभी भी रिप्रेजेंट किया है बोर्ड पे अपन ने, ये रहा NO2। जब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है इसकी देन कॉल नाइट्रो। इन दैट केस जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है इसकी देन कॉल नाइट्राइट। तो इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों तरफ से वो जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आप यही बनाएं, ये भी बनेगा, लेकिन कब? जब कंपाउंड आपका कोवेलेंट कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में डिसोसिएट होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? आपके कार्बन पे जाकर। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई KNO2 और AgNO2 से। तो एक बार इसको भी देख लें आप। फिर नंबर 3 पे आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। साइंटिस्ट नेम पे रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टॉपिक चेंज हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के बाद रिएक्शंस आएंगे आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस। नंबर 3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट? फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट है, इसकी 2 रिएक्शन चलती हैं, एक होता है एल्किलेशन, एक होता है एसिटिलेशन। तो एसिटिलेशन यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, हम करेंगे केवल और केवल एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है? When benzene
react with alkyl halide, presence of Lewis acid. Lewis acid means AlCl3, which compound then octet incomplete, then call is Lewis acid. इसका octet incomplete है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड. ये क्या है आपका? लुईस एसिड. लुईस एसिड की डेफिनेशन जानते हैं, जिनके ऑक्टेट अनकम्प्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड. अब इससे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन करके बनेगा. वो क्या होगा? बेंजीन है ये, इट्स कॉल्ड बेंजीन. ये आपका एल्किल हैलाइड है. वी नो दैट ऑन द बेंजीन कार्बन एटम वन हाइड्रोजन ईच कार्बन प्रेजेंट, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इसका ये Cl इसके एक हाइड्रोजन से यहाँ से रिप्लेस होगा. जैसे मैं एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूँ तो ये H इस Cl को लेकर यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपने यूज़ कर दिया HCl. क्लियर? तो इससे जो कंपाउंड बना है दैट इज कॉल्ड टॉल्यूइन. इट्स कॉल्ड टॉल्यूइन. When benzene react alkyl halide then form compound called is toluene. इसने क्या किया? इस मेथिल ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से. तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस पे अपन कह सकते हैं कि मेथिल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से वो चला गया और HCl फॉर्मेशन कर लिया. अब बात आती है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की. तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी होगी? देखो, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट, जो HCl हमारा फॉर्मेशन हुआ है, रिएक्ट किया है, उसकी रिएक्शन कराते हैं अपन AlCl3 से. AlCl3 मैंने अभी अभी आपको बोला था क्या है ये? लुईस एसिड. इट्स कॉल्ड लुईस एसिड. तो AlCl3 का ऑक्टेट क्या होता है? अनकम्प्लीट. कैसे? एल्यूमिनियम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 13, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1. टोटल कितने हो गए? 13. कैसे? 2, 4, 10 और 3, 13. तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है, इनको तो काट दो आप. केवल और केवल किससे मतलब है? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से. तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S के कितने बॉक्स बनते हैं? 1. P के कितने बॉक्स बनते हैं? 3. इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2. एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसमें एक ही. तो ये स्टेट तो हो गई इसकी कौन सी? ग्राउंड स्टेट. अब बात करते हैं इसकी एक्साइटेज की. तो मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पे आ सकता है क्योंकि बॉक्स अभी वैकेंट है. इस कंडीशन में इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे है ही है, एक कंडीशन ये आ गई. तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3. तो इस कंडीशन में एक Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक Cl मैंने यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया, एक Cl. तो एल्यूमिनियम के पास कितने Cl बॉन्डेड हो गए? 3. अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो यहाँ पे बॉन्डेड भी नहीं होगा. तो ये AlCl3 की कंडीशन है. तो AlCl3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हुआ है इसमें. लेकिन अब एल्यूमिनियम के पास एक बॉक्स खाली है, मींस यहाँ पर मैं अभी 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ सकता हूँ, बॉन्ड कर सकता हूँ. इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो हेलोजन का Cl आ रहा है, हेलोजन, इस Cl को मैं किसको दे रहा हूँ? एल्यूमिनियम को दे रहा हूँ. किसको दे रहा हूँ? एल्यूमिनियम. और वो कहाँ एक्सेप्ट करेगा इसको? इस बॉक्स में. मींस ये Cl आपका यहाँ पे बॉन्डेड हो गया. क्लियर? तो 4 Cl हो गए अब इसके पास. तो ये 4 Cl यहाँ पे लिखेंगे अपन, और क्या बनेगा? H प्लस AlCl4 माइनस. इसने इसको एक्सेप्ट किया है इसीलिए क्या चार्ज आएगा? माइनस. इसने Cl को डोनेट किया है इसलिए कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. वी नो दैट हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है तो बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, और ये चार्ज किस पे चला गया? आपके एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड पे. क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी. तो इसको ध्यान रखना, हमने इस बॉक्स में रखा है आपका Cl. ज़रूरत पड़ने पर इसको अपन वापस यूज़ करेंगे. तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ.
अब आगे रिएक्शन कंप्लीट होती है तो जो बेंजीन आपका कंपाउंड है उस पे रिएक्शन होगी। स्टेप सेकंड में क्या हुआ? स्टेप सेकंड में यहाँ पर रिएक्शन यूज हुई है, यहाँ पर HCl यूज किया है, CH3 सॉरी, ये CH3 और ये CH3, हाँ ये आपका क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन पर ये तो कंप्लीट है, इस मेथिल कार्बोकैटायन जो बना है इसका नाम क्या है? कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन का अटैक करा रहा हूं मैं, CH3+। हमने मेथिल क्लोराइड कहाँ यूज़ किया था? रिएक्शन की स्टार्टिंग में यूज़ किया था, जिसको हमने डिसोसिएट किस में कर दिया? CH3+ में, और Cl को इसको दे दिया। तो अब यही बचा, ये भाई साहब कहाँ जाके जुड़ेंगे? अब इस बेंजीन पर। तो इसने अटैक किया किस पर? बेंजीन के इस कार्बन पे। जब बेंजीन के कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये अटैक करेगा तो बैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या सिचुएशन आएगी? CH3H, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया। केवल और केवल इस बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया, और इस पर क्या आ गया? आपका पॉजिटिव चार्ज ही आ गया। मतलब इसकी बैलेंसी अभी अनकम्प्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आई। अब ये कंपाउंड क्या करेगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और सिचुएशन क्या बनेगी? यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस अनकम्प्लीट हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? और आपके H और CH3 तो वैसे के वैसे है ही, उनको तो अपन डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे। बट इन दैट केस जैसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे हुई है, इसमें भी होगी। इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आएगा। जब बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो इस बार ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पे है ही है, नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन इस पोजीशन पे हुआ है। जब बॉन्ड यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बैलेंस ही कम हो गई, नहीं हो गई? इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर, और CH3H एज इट इज लिख दिया। क्लियर? अब ये जो बना है इसका अपन यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसको अपन एक नेम दे देते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको। क्या है ये? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है। अब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपाउंड बना है ये पार्टिसिपेट करेगा आपका कहाँ पर? स्टेप 4 में। और स्टेप 4 में हुआ क्या? आपका बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर है, और ये बॉन्ड यहाँ पर है। तो ये बॉन्ड तो यहाँ पे हो गया, ये बॉन्ड यहाँ हो गया, और बाकी का आपका मेथिल एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? AlCl4 से। क्यों? क्योंकि हमको हमारा Cl वापस लेना है। इसको Cl हमने रखने के लिए दिया है, ये वाला Cl हमने क्या दिया? इसको रखने के लिए, कुछ समय के लिए ये दिया, देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो इसको वापस लेना है, क्योंकि हमको HCl भी तो बनाना है ना। तो HCl कब बनेगा? जब से Cl वापस ले लूँगा। तो इस AlCl4 माइनस की रिएक्शन मैं इससे कराता हूँ, तो इसका एक Cl और इसका ये वाला H रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCl, और यहाँ से जो बॉन्ड शिफ्ट होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? इस टाइप का कुछ कंपाउंड बनेगा, वो होगा आपका CH3। तो CH3 और HCl ये कंपाउंड दोनों बने, और CH3 और HCl ये दोनों कंपाउंड यहाँ बने थे। तो ये वाले फोटो दोनों एक जैसे ही हैं, देखो। और बचा AlCl3, वो रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज़ वैसे के वैसा ही गेन हो जाएगा। वो आपका कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो केवल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है बस। क्लियर?
तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को एक्सप्लेन करें। फर्स्ट हम रिएक्शन कराइए बेंजीन से, देन फॉर्म टोल्यूइन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी मैकेनिज्म हमने देखी, तो मैकेनिज्म हमने देखा कि हमने मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कराई लुईस एसिड से, तो हमें एक कार्बोकैटायन कंडीशन मिली। उस कार्बोकैटायन कंडीशन से हमने बेंजीन पर अटैक कराया। बेंजीन पर अटैक कराने से इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। इंटरमीडिएट कंपाउंड की हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, जिसमें से थर्ड स्ट्रक्चर को हमने लास्ट में यूज़ किया है, क्योंकि अब हम इसको बॉन्ड को रोटेशन नहीं करा सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी सब खत्म हो चुकी हैं। जहाँ तक पॉसिबल था पॉजिटिव हमने यहाँ पर रोटेट कराया, इसको रोटेट नहीं करा सकते। तो AlCl4 यहाँ पे यूज़ हुआ। इस कंडीशन में जैसे ही H रिएक्शन किया तो HCl फॉर्मेशन हुआ, AlCl3 आपका एज इट इज गेन हो गया, और टोल्यूइन जैसा आपका प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट था वो एज इट इज यहाँ पर गेन हो गया। दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर? ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन